बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिल आस्टर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, जो माजी करीब में इत्तेहाद बने थे वो इत्तेहाद फिर टूटे। फिर टूटने के बाद ये कहा गया कि हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो होता है, अपना बयानिया होता है। ये जो इत्तेहाद था ये वक्ती तौर पर इत्तेहाद था, ये किसी इंतखाबी इत्तेहाद में तब्दील नहीं हो सकता। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जब राना सनाउल्लाह साहब ये कहें कि मौलाना फजलुर रहमान और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुल्क को आगे लेके बढ़ेंगे, तो ये इत्तेहाद की ही वजाहत होती है और ये इत्तेहाद का ही इशारा है। जब सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, जमीयत उलमा इस्लाम फे हो, एमकेएम पाकिस्तान हो, जीडीए हो, और वो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट इत्तेहाद बनाने की बातें करें, तो फिर वो इंतखाबी इत्तेहाद ही है। लेकिन इस इंतखाबी इत्तेहाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या अकेले मैदान में उतरेगी या उसके पास भी ऑप्शंस मौजूद हैं? मियां साहब की वापसी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है अपना की फैक्टर समझती है और उसे ही अपना इलेक्शन कैंपेन के लिए अहम कुलिया समझती है। वो कुलिया किस हद तक कारगर साबित होगा? सियासी पंडित क्या सोचते हैं, सियासी तज्जियाकार क्या राय रखते हैं? इसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। शर्मिला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शर्मिला फारूकी साहिबा, अगर देखा जाए पीएमएलएन जेयूआई फे इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, अभी तक की तो बातें यही दिखाई दे रही हैं, लेकिन वक्ती तौर पे जो दिख रहा होता है हम वही बयान कर सकते हैं, मुस्तकबिल की पेशीन गोई तो नहीं कर सकते। अगर ये इत्तेहाद बन जाता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी क्या होगी? जी बहुत शुक्रिया जी। बात यह है कि इत्तेहाद बने, इनका बने, किसी और का बने, किसी किस्म का कोई महाज बने, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ माजी में भी बड़े इत्तेहाद बने, बड़े महाज बने, लेकिन पीपल्स पार्टी पहले से ज़्यादा वोटों के साथ जो है वो जीत कर सामने आई। तो ये भी मैं समझती हूँ कि इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स जो इलेक्शन से पहले जब मुख्तलिफ जमातें इकट्ठे होती हैं, कोई सीट एडजस्टमेंट करती हैं, कोई आपस में इत्तेहादी बनते हैं, ये तो दिस इज़ रूटीन, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। आसिफ अली जरदारी साहब उन्हें मर्द और हम कहते हैं, और इसी वजह से कहते हैं क्योंकि सख्त से सख्त हालात के अंदर, मुश्किल तरीन हालात के अंदर उन्होंने पाकिस्तान नहीं छोड़ा। जेल काटी, मुश्किलात काटी, लेकिन वो मुल्क से बाहर नहीं गए, अपने ही वतन के अंदर रहे। इसी तरीके से फरियाल बीबी और दीगर हमारे रहनुमा जिनके ऊपर मुकदमात बने, किसी ने पाकिस्तान नहीं छोड़ा। हमें भी ऑप्शन थे कि हम जा सकते थे, लेकिन हमने डट के मुकाबला किया और हम बड़े फ़ख्रिया अंदाज में ये बात कहते हैं और हमें फ़ख्र है अपनी दिलेरी पर, बहादुरी पर और पाकिस्तानी होने पे कि हम यहीं रहे और यहीं हमने मुकाबला किया और सुरखुरू हुए। जहाँ तक मियाँ साहब का ताल्लुक है, देखिए सदर जरदारी साहब तो पहले ही कहते थे कि उनको पाकिस्तान आना चाहिए। चेयरमैन बिलावल भी कहते थे कि पाकिस्तान आए और पाकिस्तान की सियासत में अपना एक कलीदी किरदार अदा करें। पाकिस्तान में खुशहाली कैसे आएगी? पाकिस्तान में खुशहाली आएगी जब आप पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करेंगे, जब वो आप जज्बा रखेंगे कि जो किसान है जो इस वक्त पिस चुका है, जो यूथ है जो मायूस हो चुकी है, जो आम आदमी है जो महंगाई की बोझ तले दब चुका है, इसके पास आज एक वक्त की रोटी खाना भी मुयस्सर नहीं है, हमने उनके लिए गुर्बत से मुकाबला करना है, बेरोजगारी से करना है और हमने इकट्ठे मिलकर करना है। ये किसी एक जमात के बस की बात नहीं है। आए इसमें सब अपना एक कलीदी किरदार अदा करें। तो जो भी जमहूरी सोच रखता है पाकिस्तान की आवाम के लिए काम करेगा, पाकिस्तान को इस माशी और सियासी बहरान से निकालने में हमारी मदद करेगा, हमारा साथ देगा, हम उसे वेलकम करेंगे। नहीं। अच्छा शर्मिला फारूकी साहिबा, अगर देखा जाए, आप समझती हैं कि इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड है या ये समझती हैं कि फील्ड अभी तैयार ही नहीं? देखिए, फील्ड तो खैर मौजूद है, तैयार तो उस वक्त होगी जब इलेक्शन का शेड्यूल जारी होगा। लेकिन अगर आपने इस मुल्क के अंदर सियासी और माशी इस्तेकाम लेकर आना है तो आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का प्री रिक्विजिट है लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे? देखिए, हम तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन की तारीख और शेड्यूल मांग रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब पीएमएलएन जो है इलेक्शन की तारीख दे देती है। ये बड़ी अजीब सी बात है। इसी तरीके से अगर आप वफाकी इंटरिम गवर्नमेंट को देखें तो उसकी जो काबीना है उसमें ऐसे अशखास बैठे हैं जो पीएमएलएन से इंतहाई करीब रहे हैं, और जब आप न्यूट्रल सेटअप की बात करते हैं तो फिर इनका वहाँ होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है।
अच्छा अच्छा, ये बता दीजिए कि जब मरदमशुमारी की मंजूरी होने वाली थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहफ्फुज़ात थे, लेकिन सीसीआई में आपने किस गारंटी के तहत मरदमशुमारी की मंजूरी दी और बाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसी बात पे अटकी कि इस पे नई हल्काबंदियां होनी चाहिए? देखिए, मरदमशुमारी जब नहीं होती है तो फिर हल्का बंदियां भी एक आईनी जिम्मेदारी है जो कि इलेक्शन कमीशन को पूरी करनी है। हमें ये कहा गया था कि कोई नई सीट का एडिशन नहीं हो रहा है और इसलिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हल्का बंदियों का जो प्रोसेस है उसको कंटेन किया जा सकता था, उसको शॉर्ट किया जा सकता था। लेकिन हमारा डेलीगेशन जब ईसीपी के पास मिलने गया तो उसके बाद ये नतीजा हुआ कि जी उन्होंने 2 हफ्ते पहले कर दिया शेड्यूल अपना। तो उससे पहले भी हो सकता था, अगर कोशिश की जाती तो वो 90 दिन के अंदर भी हो सकता था, लेकिन बहरहाल नहीं हुआ। अब तो खैर ये मामला जो है ये चैप्टर ही क्लोज हो गया। अब तो इलेक्शन अब 1 महीना दे दिया है और 1 हफ्ता दे दिया है, जो कि अगेन दिस डज नॉट सेटिस्फाई एटलीस्ट पीपल्स पार्टी, क्योंकि हम आज भी तारीख मांग रहे हैं और हम आज भी इलेक्शन का शेड्यूल मांग रहे हैं और हम जब तक मांगते रहेंगे जब तक इलेक्शन कमीशन उसे अनाउंस नहीं करेगा, क्योंकि वही एक। लेकिन शर्मिला साहिबा जो सवाल यासर ने बेचैनी खत्म होगी, जो यासर ने सवाल किया, मेरा भी उस सवाल में थोड़ा सा ज़मीनी चीज़ ये है कि जब आपको यकीन दहानी कराई गई, सारा कुछ हुआ, उसके बावजूद हल्के भी कम हो गए, उसके बावजूद हल्का बंदियों में तादाद का भी बहुत वाज़े तौर पे फ़र्क आ गया। तो जब ये कहा गया था, बेशतर दफ़ा कहा, और जरदारी साहब और बिलावल साहब ने भी कहा और आपके साबिक़ वज़ीर आला ने भी कहा, कोई हल्का तब्दील नहीं होगा, ये कम नहीं होगा, किसी में कम या ज़्यादा ये कोई चीज़ नहीं होगी। नहीं, तो ज़्यादा का कहा गया था कि कोई नई सीट की एडिशन नहीं होगी। अब कम का पता था आपको, कम होंगे? नहीं जी, देखिए कम का तो हमें नहीं पता था, कहीं कम हुए हैं, कहीं इजाफा हुआ है, कहीं 2 सीटें कम हुई हैं, सांगड़ में कम हुई हैं तो कराची में मलीर के अंदर बढ़ा दी गई हैं, इस तरीके से हुआ है। लेकिन देखिए अब जाहिर बात है कि जब नया सेंसस होता है तो उसके अंदर जो तकरीबन 2 करोड़ समथिंग जो वोटर्स की लिस्ट में इजाफा हुआ है, तो उनका भी ये आईनी हक है ना, और जमहूरी हक है कि वो भी इस इलेक्शंस के अंदर अपने वोट का इंदराज करें। तो हल्का बंदियां होना भी एक आईनी ज़रूरत थी, जो मैं समझती हूँ कि इलेक्शन कमीशन पूरी कर रहा है। बहरहाल कोशिश कर रहा है, कोशिश और बेहतर हो सकती थी होने को, लेकिन बहरहाल अभी भी हमारी दरख्वास्त ये है कि चलें, आगे भी हो गया तो तारीख तो दी जाए। सिर्फ महज ये कह देना कि जनवरी का महीना और उसका आखिरी हफ्ता, दिस इज़ नॉट सफिशिएंट इनफ। अच्छा, एक आखिरी सवाल शर्मिला फारूकी साहिबा, बातें ये चल रही हैं कि जरदारी साहब की इन दिनों में मियाँ साहब से कोई मुलाकात हो सकती है पाकिस्तान आने से पहले, क्या इसके इम्कानात हैं? देखिए अब ये तो मफरूज़े हैं, कयास आराइयाँ हैं, सियासी रहनुमा में मुलाकातें तो होती हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम तो कहते हैं शुरू से, और चेयरमैन साहब और सदर साहब तो ये शुरू से कहते रहे कि मियाँ साहब को आना चाहिए पाकिस्तान, और मेरा ख्याल है जो मुलाकात होनी चाहिए वो पाकिस्तान में ही होनी चाहिए। तो क्या आपकी पार्टी के कोई जुम्मेदारान जो है मियाँ साहब को खुश आमदीद कहने जाएंगे? मौलाना साहब तो जा रहे हैं ना? ये देखिए बिल्कुल राना साहब जाएं, जिसको जाना है बिल्कुल जाएं। अभी इस पे हमने किसी किस्म का कोई फैसला नहीं किया। ये जब तारीख नज़दीक आएगी, जो भी डिसीजन होगा वो सीसी के प्लेटफॉर्म पे होगा। हमारे सारे डिसीजन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करती है, और इन फ्यूचर आइंदा आने वाले दिनों के अंदर अगेन सीसी होगी, क्योंकि अगेन इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी हमारे काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हल्का बंदियों के हवाले से भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो इसके ऊपर भी हमने सीसी पे ये मामले लेके जाने हैं, और मियाँ साहब के वेलकम के हवाले से भी बात होगी, फिर फैसला किया जाएगा। मियाँ साहब को खुशामदीद कहना है या जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस सब का फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में होगा। बहुत शुक्रिया शर्मिला साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मज़ीद इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड है भीख मांगना, ये ट्रेंड है, ये हुक्मरान भी मांगते हैं ना। हाँ, ट्रेंड है ना, वो ऊपर से लेके नीचे तक ये ट्रेंड है। पेशा, इसको बतौर पेशा कंसीडर किया जाता है, बतौर उज़र कंसीडर नहीं किया जाता, मजबूरी नहीं किया जाता। मजबूरी वाले का मांगने का स्टाइल और होता है, वो चाहे अल्फाज भी अदा ना कर सके, खामोश खड़ा रहे, उसका ज़रा तरीक़ा कार और है। यहाँ पे जो पेशा अपनाया जाता है
तो सुन रहे हैं कि यहाँ से पेशे वाले लोग जो हैं वो अब बैरून ममालिक उनकी डिमांड बढ़ चुकी है। यार सर मैं आपको बड़ी मज़े वाली बात बताऊँ, पहले यहाँ से ना पूरे प्लेन जिसमें सिंध और जनूबी पंजाब इसके लोग होते थे और ट्रैवल एजेंटों ने ग्रो बनाए हुए थे जो बाकायदा 8-8 लाख रुपया तय करते थे रमज़ान, रबीउल अव्वल और उसके बाद ये ईद का जो होता है हज का सीज़न, इसमें बाकायदा ख़वातीन बच्चों को वीज़े लगवा कर भेजते थे। 7-8 लाख रुपया तय होता था, वो बेकारी बन के जाते थे। अब जब इस हुकूमत ने बहुत से ऐसे लोगों को ऑफलोड करना शुरू किया, पकड़ना शुरू किया, तब मज़े वाली बात आपको बताऊँ, ये जो तस्वीरें चल रही हैं ना, ये तस्वीरें पता आपको कहाँ की हैं? कहाँ की? ये इंडोनेशिया की हैं यार। ये पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। अब इंडोनेशिया जा रहे हैं, इंडोनेशिया कह रहा हूं, मलेशिया। अब ये मलेशिया जा रहे हैं। अब जहाज मलेशिया जाते हैं, उनका वीज़ा लगता है, वहां पर भेजा जाता है। वहां पे जाके ये पाकिस्तानी औरत है जिसने बच्चा उठाया हुआ है, वो पाकिस्तानी औरतें जिन्होंने बुर्खा पहन के बैठ रही हैं, बच्चे उठाए हुए हैं, वहां जाके मांगती हैं, पाकिस्तान की इज्जत को खराब करती हैं। अच्छा, इनके ये भी सारे वो लोग हैं जिनके सऊदी अरब के वीज़े अब नहीं लगते। सऊदी अरब के अंदर भी यही करते थे हरकत और बदनाम करते थे इस पाकिस्तान को। वहाँ पे लोग पकड़े जाते थे, डिपोर्ट होते थे। वहाँ पे माफिया जो ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, ट्रैवल एजेंट माफिया, एक बहुत बड़ा माफिया है जो जनूबी पंजाब और सिंध के अंदर, सिंध में जो वहाँ से ये बेचता है। और फिर ये जिन्होंने इनके वीज़े लगवाए हैं वो क्यों नहीं पकड़े जाते? यही तो एक सवाल है, उनको क्यों नहीं पकड़ते, उनको इबरत का निशान क्यों नहीं बनाते? मैं तो ये तस्वीरें मलेशिया के सामने ले आया हूँ ना, जरा इनकी तस्वीरें देख लें, इनकी शक्लें देख लें। मलेशिया में रहने वाले इनफरादी तौर पे अगर ये वीजा लगवाने जाएं तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ना ये नहीं जाते। इनका जो ट्रैवल, इनका जो माफिया है ना, इस ग्रोह का जो माफिया है, वो बिल्कुल आता है सारे। उनके इतने तलखात हैं कि आप और मैं सोच नहीं सकते। भाई आप कभी आपने उम्रा तो किया है ना, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जाता हूँ, आपने भी किया होगा। नहीं सर, मैंने नहीं, आप ज़्यादा लंदन ही जाते हैं ना आपके चूँकि। तो ये चीज़ें जो होती हैं, आप जब जाके इन ममालिक में देखें क्या करता है। लंदन में तो बड़े बेकारी जाते हैं ना, पैसे पूसे वहाँ पे होता है। भिखारियों में शुमार अगर हम भिखारी बन के मदीने जाएंगे, अगर इंशाल्लाह हम तो है ही मदीने के सब मांगने वाले हैं। और ये जो है ना, ये अब मलेशिया जाना शुरू हो गया यासर, और ये पाकिस्तान की इज़्ज़त को वहाँ पे नीलाम कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की इज़्ज़त को ख़राब कर रहे हैं। मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करूँगा कि आपको कोई सियासी मजबूरी नहीं। मैं वैसे हैरत अंगेज़ बात थी ये खबर सुनने के बाद कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कारोबार भी करता है, लेकिन फिर भी वीज़ा लगवाने में उन्हें जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो हम जानते हैं। क्योंकि आपने इधर करीब तरीन का भी वीज़ा अगर लगवाना है तो उसके लिए भी बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो ये जो अनपढ़ हैं, जिन्हें कुछ पता नहीं है, जिन्हें उनका पासपोर्ट दिखा दें तो उसके ऊपर से नहीं पढ़ सकते कि इस पे क्या लिखा है, क्योंकि इसमें पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है। पढ़े लिखे भी हैं इस तबके में, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन वो ज्यादा नहीं है। तो वो जो लगता है, तो क्या ये आंखों पे पट्टी है कि जो लगवा रहा है उसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? सर जो लगवा रहा है, जो इनको बेच रहा है, जहाँ पे जाके ये रह रहे हैं, ये मांग रहे हैं, ये वहाँ पे आपको कुछ सैर तफरी करते नजर नहीं आ रहे, ये मांग रहे हैं। इनके साथ बच्चा है, दूसरी औरतें देखें आप तस्वीरों में, आपको औरतें नजर आएंगी मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के बाहर, मुख्तलिफ प्लाजों के बाहर, मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल के बाहर, मुख्तलिफ जगहों के बाहर जाके मांग, और फिर उन्हें बताते हैं पाकिस्तान से आए हैं। ये आलम हो चुका है। मुझे जब ये तस्वीरें और कुछ चीज़ें बेची, मुझे यकीन नहीं आया। अच्छा, फिर मैंने वहाँ पे कुछ दोस्तों से कहा, यार क्या? उसने कहा, जनाब यहाँ पे आगे आप देखें, आप परेशान हो जाएंगे। 5 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, यहाँ पे तो हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग आ रहे हैं। ये कहाँ से आ जाते हैं? और इनकी रिहाइश वहाँ पे किस जगह पे होती है? इनके फ्लैट्स लिए हुए हैं, और एक फ्लैट्स में ये 20-20, 30-30, 40 लोग रहते हैं। एक एजेंट वहाँ पे भी होगा ना? हाँ, एजेंट्स हैं जो डेली के पैसे ये इकट्ठे करते हैं। ट्रैवलर भी साथ में होगा जो इनको बाकायदा बताए कि किस मार्केट में जितना इनका खर्चा हुआ यहाँ से जाने का, जो ये तय करके गए, उतने पैसों के हिसाब से पर डे उनसे पैसे काटे जाते हैं। जब वो पैसे पूरे हो जाते हैं तो फिर उन्हें कहते हैं जो ऊपर का, चुके अगर 3 माह का वीज़ा, तो फिर ऊपर के पैसे आपके हैं जी, आप कमाएं। ये कमाई हो रही है। और मैं कह रहा हूँ कि इस पर कंट्रोल होना चाहिए। देखें, अभी पिछले दिनों मुझे पता चला कि सऊदी अरब जाने वाले बहुत से लोगों को ऑफलोड किया गया कि वो बेकारी थे। अच्छा, उनको ऑफलोड कर दिया, ठीक हो गया, उनके वीज़े किसी ने तो लगवाए ना। अच्छा, उनको भेजने वाला कोई तो था ना। वैसे एक सवाल था कि वो शनाख्त कैसे हो पाई कि वो भिखारी है? भाई 5 मिनट बाद पता चल जाता है। जब आप इमिग्रेशन पे जाते हैं ना, तो आपके चेहरे से पता चल जाता है कि आप उम्रा करने जा रहे हैं कि किसी और काम जा रहे हैं।
इसी तरह आप किसी भी मुल्क में जा रहे हो तो चेहरे से पता चल जाता है उन लोगों की बोली। देखिए उम्र वाले का चेहरा और दूसरे चेहरे जो होते हैं उनमें बड़ा फ़र्क हो जाता है। आप एक बेकारी सब पैसे लेने जा रहे हैं, ना आपके पास इहराम है ना आपके पास कोई चीज़ है, और आप कह रहे हैं जी हम सऊदी अरब जा रहे हैं, विज़िट वीज़ा आपके पास है नहीं, उम्रे के वीज़े पे आप जा रहे हैं, ये सारा कुछ आप कर रहे हैं और पाकिस्तान की बदनामी का सबब बनते हैं आप। तो मैं तो आप ग्राउंड देखिए, सऊदी अरब वाला तो सबको पता था ये होता था। आपको पता दुबई में जो शख्स पकड़ा गया था, सबसे अमीर फ़कीर जो पकड़ा गया था, पाकिस्तानी निकला था। सबसे अमीर फ़कीर पाकिस्तानी निकला था जो दुबई में पकड़ा गया था। ये पिछले दिनों मुझे याद है एक स्टोरी आई थी फैसलाबाद की, वो पुलिस वाले ने पकड़ लिया एक भिखारी को, भिखारी ने केस करवा दिया, अदालत में गया है तो उसने कहा जी ये भिखारी है, उसने कहा जी मेरे पास तो पैसे थे मेरे, मैं 70 लाख रुपया जमा करवाने जा रहा था, इसने मुझसे पकड़ लिया। उन्होंने कहा जी 70 लाख किस चीज़ का? कहता मेरी कमाई है, मैंने वो 70 लाख अकाउंट में जमा करवाना था, ये पुलिस वाला मुझसे ले गया। और रजिस्टर्ड उसका अकाउंट है और जिसमें पहले लाखों की ट्रांजैक्शंस बीच में मौजूद। तो मुझे फिर आप क्यों कहते हैं, फिर मैं कहूँगा तो फिर आपको तकलीफ़ होगी ना। जब हमने ऊपर से लेकर नीचे तक मांगने की शर्त रखी है और जब हम कहते हैं कि हम मांगने नहीं आए, हमारा समझेगा मांगने आए हैं, तो फिर यही होगा ना हमारे साथ। क्या होगा यासर साहब, इस मुल्क को, इस कौम मुल्क, ये बेहतरीन मुल्क है, दुनिया की हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। अगर नहीं मौजूद कोई चीज़ तो वो चीज़ नहीं मौजूद, वो ये है कि हम इसके साथ मुखलस नहीं हैं। हम का मतलब है इस मुल्क के वो सियासतदान जो इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स जिनकी अपनी रहायशें पाकिस्तान से बाहर है, जिनके बच्चे किसी और मुल्क में पढ़ते हैं, जिनको ना यहाँ के अस्पताल अच्छे लगते हैं, ना स्कूल अच्छे लगते हैं, ना यहाँ की सड़कें अच्छी लगती हैं, ना यहाँ का बिजनेस अच्छा लगता है, ना कोई और चीज़ अच्छी लगती है, तो फिर वो लोग ऐसे वो चले जाते हैं। तो फिर हम इन बेकारियों पर जो बात कर रहे हैं, ये तो इसलिए कर रहे हैं कि ये लोग वहाँ जाके पाकिस्तान का नाम लेते हैं कि हम पाकिस्तान से आए हैं, वहाँ पे ये सूरत हाल है, जनाब हम मर गए भूखे, हम फलां हो गए। तो ऐसे लोगों को कौन जाने देता है? ऐसे ही माफिया को पकड़ना चाहिए। पाकिस्तान की अजमत, तौकीर और बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो तशख़्ख़ुस बहाल करना है, वो पाकिस्तान में है कौन? हम बतौर पाकिस्तानी हम ही हैं जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए कहीं भी जो बोलेंगे वो पाकिस्तान से मंसूब किया जाएगा। अपनी ज़बान, अपने किरदार, अपने अखलाक को बेहतर करना सीखिए। इसके बाद खुशामदीद नाज़रीन, बात की जाएगी पाकिस्तान के मौशी मंजरनामे पे, जिसके बेहतर अशारिये इस वक्त नमूं हो रहे हैं। बिलाशुबा अवाम इस वक्त मुश्किल का शिकार है। अवाम के लिए कुव्वत खरीद जो है वो बहुत मुश्किल है, उनकी सकत नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में कितनी बेहतरी आ सकती है, अवाम की ज़िंदगी कितनी सहल हो सकती है, इस पूरे मंजरनामे पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब ने। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोहम्मद अली साहब, अगर मौजूदा सूरत हाल देखी जाए, IMF FBR की कारकर्दगी से मुतमईन है कि जो टैक्स अहदाफ रखे गए थे वो तकमील के मराहिल तक पहुँच चुके हैं, लेकिन निगरान हुकूमत के बारे में इतला यह है कि निगरान हुकूमत ने कहा है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट जो है पाकिस्तानी मईशत पे किस हद तक बेहतरी की सूरत में देख रहे हैं? देखिए जी, मईशत जो है एक बहुत ही पेचीदा मामला है, लेकिन इसको आसान अल्फाज में समझने के लिए इसके 3 पहलुओं को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो पाकिस्तान की रियासत की जो कमिटमेंट्स हैं IMF के साथ, वो एक सॉवरेन गारंटी की हैसियत रखती हैं। वो किसी की भी हुकूमत हो, उससे IMF को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको ये डेफिनेटली उनकी अहमियत की बात है कि जो रियासत पाकिस्तान की क्या कमिटमेंट्स हैं, वो पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत आए वो उसको टाइमली और इफेक्टिवली पूरा करे और उस पर वो नज़र रखते हैं। अच्छा, ये तो पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि तो अगर अवाम को या मीडिया को कोई रिलीफ की एक्सपेक्टेशन है तो फिर उसकी क्या बेसिस है? तो जनाब, उसकी बेसिस ये है कि आप टैक्सेस नए तो नहीं लगा सकते, क्योंकि उसके लिए भी आपको पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन चाहिए होती है और आपको फाइनेंस बिल में लाना पड़ता है। अलबत्ता कुछ मामलात ऐसे हैं कि अगर आपके जो टैक्स के टारगेट्स हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन के, वो पूरे ना हो जो, तो फिर या जो आपकी बैरूनी महसूलात हैं उनमें कमी आ जाए,
तो फिर कुछ SROs जो स्टैट्यूटरी रेक्टिफिकेशन ऑर्डर्स होते हैं या इस तरह के कुछ मामलात जो हैं वो कंसिडर किए जा सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोई मेजर टैक्स लगाने की ना इनमें मौजूदा हुकूमत में सलाहियत है, अहलियत है और उसको वो अवॉइड भी करेंगे। अलबत्ता जो गवर्नेंस के मामलात हैं उनको ये जिस हद तक बेहतर कर सके, ये जो मौजूदा अप्रोच है हुकूमत की भी, फौज की क़यादत की के ताउन से कि करप्शन का खात्मा किया जाए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का खात्मा किया जाए, बिजली की चोरी का खात्मा किया जाए, करप्ट इंडिविजुअल्स जो सरकारी इदारों में भी हैं उनका खात्मा किया जाए, स्मगलिंग का खात्मा किया जाए, बॉर्डर कंट्रोल का को बेहतर बनाया जाए और उसके साथ साथ जो डॉलर की और फॉरेन करेंसी की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी है उस पर काबू पाया जाए। तो ये मामलात जो हैं गुड गवर्नेंस के ज़रिए से मैं समझता हूँ 10-20% रिलीफ आपको शायद महीने 2 महीने में नजर आएगा। अलबत्ता और ये इस तरह का रिलीफ है जो कि जिस पे IMF को कोई एतराज नहीं है, इस पे आपको कोई पॉलिसी साजी नहीं चाहिए, इस पे आपको कोई नई लॉ या लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है, बल्कि ये तो बैनुल-अक़वामी बरादरी और इंटरनेशनल इन्वेस्टर का एतमाद भी बेहतर होगा कि आप जो है अपने मामलात को बेहतर बना रहे हैं। तो ये मेरी एक हकीकत पसंदाना तवक्को है। अच्छा, पाकिस्तान में रुपए की कदर बेहतर हुई, डॉलर नीचे आया, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ, तो इससे एक शुनीद बनी और लोग बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि पेट्रोल आज रात सस्ता हो जाएगा। तो इसके क्या इम्कानात है और कितना सस्ता हो सकता है? जी यकीनन ये जो मेरे हमनाम वज़ीर तवानाई हैं उन्होंने इसका हवाला और इशारा भी दिया था और ये बिल्कुल ठीक बात है कि चूँकि जो हम सीधी सी बात है ये नहीं हो सकता और मैं उनसे एग्री करता हूँ कि आप महंगा तेल खरीद के लोगों को सस्ता बेचें। ये इस वक्त मुल्क की वैसे भी उसूली तौर पे भी ठीक नहीं है और जो मईशत है वो उसकी मुतहम्मिल भी नहीं हो सकती। कुछ पिछले मतलब ये जो महीना गुजर रहा है इसके पहले 15-20 दिन के दौरान जो है जो एक तो डॉलर और रुपये का जो एक्सचेंज रेट है उसमें काफ़ी 30-40 रुपये से ज़्यादा का फ़र्क पड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि उसमें जो भी रिलीफ बनता है वो मैं समझता हूँ कम से कम 10 रुपये वो कम से कम तो ज़रूर देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं देंगे लेकिन कम से कम 10 रुपये मैं तवक्को करता हूँ कि वो देंगे क्योंकि उसमें उनका कोई उसको ना देने का कोई इंसेंटिव नहीं है। हाँ अलबत्ता जो बैनुल-अक़वामी एक थोड़ी सी तशवीश वाली बात यह है कि पिछले हफ्ते से जो आलमी मंडी में तेल की कीमतें हैं उनमें फिर तेज़ी से थोड़ा सा बढ़ने का रुझान इस वजह से बढ़ा है कि OPEC और ख़ुसूस तौर पर सऊदी अरबिया और कई और ममालिक ने भी अपनी प्रोडक्शन को कम करने का फैसला किया है ताकि वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और मुनाफा जो है उनका उसके सतह को बरकरार रख सकें। तो उसका असर ऑब्वियसली आलमी जो कीमतें हैं तेल की उस पर पड़ेगा। लेकिन आप जब ये बात कर रहे हैं तो इसी से ये देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर अपने हालात को देखते हुए तब्दीली के लिए कोशिश की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के ऊपर मूव हो रहे हैं, सोलर सिस्टम के ऊपर मूव हो रहे हैं। हमारे अभी भी पुराने तरीक़ाकार के तहत सिस्टम को चलाने की तगदो की जा रही है। हमें कितने अरसे में खुद को तब्दील करना है ताकि हम दुनिया की दौड़ में शामिल हो सकें? ये मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो है वो आपने ये किया है और मैं आपसे एग्री करता हूँ कि देखिए बुनियादी तौर पे हमारे मुल्क के जो दो सबसे बड़े मसले हैं वो दो हैं। एक तो ये है कि जो हमारा हम गुड गवर्नेंस बदकिस्मती से उसमें बहुत पीछे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कि फॉरेन इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। और तीसरी बात जो हमारा अमूमी तौर पे अवामी सतह पे कल्चर भी है, बिजनेस कम्युनिटी का भी और हमारी बेशतर आबादी का भी, वो बहुत एनर्जी और टाइम एफिशिएंट नहीं है। तो हम जो है ना पानी का, बिजली का, गैस का उतना एहतियात से इस्तेमाल नहीं करते हैं और वो बदकिस्मती से जब तक वो चीज़ महंगी ना हो जाए उसके इस्तेमाल में एहतियात नहीं बरती जाती। मैं आपको अपनी ज़ाती बात बताता हूँ। मैं इस्लामाबाद के एक
मतलब मुतमव्वल हिस्से में रहता हूँ और सुबह हमारे घर में गैस नहीं होती है, तो अब हम आदी हो गए आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ के। लेकिन बात यह है कि अगर हम बाकी जो एडवांस दुनिया है, मुझे तकरीबन 18 ममालिक में जाने का इत्तेफाक हुआ है। आप देखें कि पूरे यूरोप में, अमेरिका में 7-8 बजे दुकानें खुलती हैं, 6-7 बजे बंद हो जाती हैं। वीकेंड पे तो 5 बजे बंद हो जाती हैं, बल्कि वो जो बड़ी बड़ी मॉल्स के भी मालिकान हैं वो समझते हैं कि हमारे स्टाफ को भी अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारने और रिलैक्स करने का वक्त मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये एक पूरी दुनिया इसी तरह जा रही है और हमें अपनी आदात में, अतवार में ज़्यादा मैं समझता हूँ रिस्पॉन्सिबल होने, केयरफुल होने, एफिशिएंसी की तरफ जाने की ज़रूरत है। अब एक दौर था कि मतलब एक घर में कई गाड़ियां हैं या कई मोटरसाइकिल हैं, तो भाई आप थोड़ा सा एक गाड़ी पे कई लोग ट्रैवल करें, मिल के चलें, कार पूलिंग का सिस्टम हो। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं जब अमेरिका में रहता था तो अमेरिका में वॉशिंगटन में जो जिस गाड़ी में एक फर्द सिर्फ बैठा हुआ हो, जो सिर्फ ड्राइवर चला रहा हो, उसकी स्पीड लिमिट डिफरेंट होगी और जिसमें ज्यादा लोग बैठे हुए होंगे उसकी स्पीड लिमिट डिफरेंट होगी। इसका मकसद ये है कि वो ज्यादा लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं एक गाड़ी में उसको इंसेंटिवाइज करें, उनकी हद रफ्तार बढ़ा दें। तो मैं कह रहा हूँ ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे मैं समझता हूँ कि हम थोड़ा सा एक रिस्पॉन्सिबल रियासत भी बने और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौम भी बने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अली साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।